भारत सरकार श्री मनोज जोशी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन से अमित कुमार घोष जी, औषधि महानियंत्रक भारत सरकार डॉक्टर राजीव रघुवंशी जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर विप्रो जी श्री राघवेंद्र राव जी, आज के इस यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के ही सलाहकार श्री के.बी. राजू जी, डॉक्टर जी.एन. सिंह जी, यमुना अथॉरिटीज के सीईओ श्री आर.के. सिंह जी, उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधिगण श्री सौरभ गर्ग जी, सुनील खुराना जी, जी.बी. सुब्रमण्यम जी, CRS कंवर जी, श्री योगपाल सिंह जी, श्री ऋषि शर्मा जी, डॉक्टर मनीष राजद, श्री विवेक बीरवान जी, विभव गर्ग जी, राजीव छिब्बर जी, पवन चौधरी जी और इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी अन्य सहयोगीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश के इस प्रथम हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कॉन्क्लेव में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं इसलिए भी आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये कॉन्क्लेव 19 जनवरी से प्रारंभ होनी थी, लेकिन मुझे 19 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम में दिल्ली में मौजूद रहना है, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि अगर 18 जनवरी को इसका शुभारंभ हो जाए तो मुझे भी इस आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा और आप सब ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। इतने बड़े पैमाने पे आप यहां पर एकत्र हुए और वह भी तब जब कल से आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी मॉर्निंग के समय में काफी कम रह पा रही है। उन स्थितियों में भी आप सबकी उपस्थिति हम सबको उत्साहित करती है। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की इस आबादी के साथ ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां की भी और देशों की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे, और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की, और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी, तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था, पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर
स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, उसके लिए, इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी इस ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी में जो वहां पर बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रमोट फार्मा पार्क ललितपुर में हमारा विकसित हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट की इस दिशा में अपनी एक नई प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश यानी हम लोग जब अपने यहां जनपदों में देखते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, अभी मैं देख रहा था यहां पे जो डिवाइस लगाई गई हैं, अलग अलग जो स्टार्टअप अलग अलग लोगों ने या हमारे यूथ ने विकसित किए हैं, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी का और उसका स्वयं का स्मार्टफोन या टूल के माध्यम से कैसे स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके वह इस लक्ष्य को आसानी से अचीव करने में सहयोग कर सकता है। आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उस दिशा में मैं सबसे पहले आपको इस बारे में कह सकता हूं कि हम आज जब देखते हैं, मैं मानता हूं आज भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बहुत दूर तक ना आना पड़े, बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए कि किस स्टेज में उसको जाना है। हमने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की, हमने कहा भाई ये इंसेफ्लाइटिस का ये पेशेंट है, इसको सबसे पहले समय पे इसको डिटेक्ट करो, समय पे उपचार हो जाए और लोकल सेंटर में उपचार हो। ऐसा नहीं कि उपचार करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहा है, अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका पीएचसी है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो वहीं पे उसको उपचार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रक्रिया जब सख्ती से लागू की गई और ये तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी यह पता लगना चाहिए कि किस गांव से आया है और उसकी बीएसटी लिखी होनी चाहिए कि कौन डॉक्टर इसको रिफर कर रहा है। और अगर बिना बताए वहां से कोई व्यक्ति आ गया तो उसको एडमिट मत करो, वापस भेजो। और अगर वह
वहां कोई उसको पूछने वाला नहीं, तो उनकी जवाबदेही तय करो जो फील्ड लेवल का हेल्थ वर्कर है। परिणाम क्या हुआ? ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। परिणाम क्या हुआ? मात्र 2 वर्ष में, 40 वर्ष में जो बीमारी एक महामारी बन चुकी थी, 50,000 मासूम बच्चों को खो चुका था जो यूपी, उस बीमारी को मात्र 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया, पूरी तरह समाप्त कर दिया। और मेरा मानना है टेक्नोलॉजी से संभव है। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मैं दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की उस एक घटना का जिक्र जरूर करूंगा इस अवसर पर आपसे, और आज के दिन पे टेक्नोलॉजी से हम उसको कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में है। उसका जो कार्यकाल है आज से 2500 वर्ष पुराना है। तक्ष ये भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र के नाम पर तक्षशिला, और तक्षशिला ये तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में एक था। उसने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक दिए, अभियंता दिए, व्याकरण की यानी पाणिनि का व्याकरण भी उसी विश्वविद्यालय की देन है। चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री भी उसी विश्वविद्यालय की देन है। और जब इस प्रकार के केंद्र बनते हैं तो वह केंद्र केवल शिक्षा के केंद्र नहीं होते, वह केवल नवाचार के केंद्र नहीं होते, शोध के केंद्र नहीं होते, बल्कि वह उस पूरी व्यवस्था के स्वर्ण युग की ओर ले जाने के एक महत्वपूर्ण आधार भी बनते हैं। और यही हुआ था। वहां पर एक विश्व प्रसिद्ध औषधि वैज्ञानिक तैयार हो रहा है, वो वहां पे तैयारी कर रहा है, देख रहा है, और उसका नाम था जीवक। जीवक नाम का जो वैद्य था वो अपनी वैद्यकीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां गए थे। कई वर्ष हो गए उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा अर्जित की, और कई वर्ष के बाद उन्हें लगा कि उन्हें वापस अपने देश को जाना है। तो उन्होंने अपने आचार्यों से इसके बारे में अनुरोध किया कि अब मैंने अब बहुत कुछ सीख लिया है, अब मैं जाना चाहता हूं, वापस अपने समाज के बीच में, अपने देश के बीच में जाना चाहता हूं, मैं वहां कुछ कार्य करना चाहता हूं। तो उनके आचार्यों ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि भाई ठीक है, एक काम करो, अगर तुमने बहुत कुछ सीख दिया, तुम पारंगत हो गए हो, तो ये बताओ इस जंगल में, इस सामने जो जंगल है, इस जंगल में जाके देखो कौन सा ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण नहीं है, उसको ढूंढ के लाओ। वो जाते हैं। 15 दिन 20 दिन उन्होंने वहां पे खूब विचरण किया, देखा, उनको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, वापस आते हैं। वापस आने के बाद उन्होंने अपने आचार्य से एक ही बात कही। वापस आए तो आचार्य से उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण का तत्व मौजूद न हो। यानी उन्होंने उस बात को किस रूप में प्रस्तुत किया? नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी मूल ऐसा नहीं, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। और यही उनके पारंगत होने का, यानी यही उनका प्रमाण था कि हां,
अब आप योग्य वैद्य हो गए हैं, अब आप समाज की सेवा सही ढंग से कर पाएंगे। और यही उनके आचार्य ने उनको कहा कि भाई अब आप जाइए, आप योग्य वैद्य के रूप में समाज की सेवा कर पाएंगे। और मैं कहता हूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भारतीय मनीषा हमेशा इस बात को कहती है, अगर नास्ति मूलो अनौषधय है, तो हम इस बात को मानते हैं कि भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई अयोग्य नहीं है, बशर्ते अयोग्य तभी कोई है जब तक कोई योजक नहीं है। एक योग्य योजक के रूप में आज सरकार की पॉलिसी आपके सामने है, सरकार की उस फील्ड से जुड़े हुए कार्य भी आपके सामने हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, यानी मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पे उत्तर प्रदेश का मतलब केवल 25 करोड़ की आबादी का राज्य नहीं है। यहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। यूपी की जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का उपयोग कितने लोग करते हैं। आप आइए यूपी के अंदर, मेडिकल डिवाइस पार्क है, प्रमोट फार्मा पार्क है, या इस फील्ड में जुड़े हुए अलग अलग उसमें, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकता है। यह संभव है, मैं इस बात को मानता हूं। थोड़ी सी हम लोगों को उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हमारी गांव गांव में बैठ के हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं उसका आपको देना चाहूंगा, वह है कोविड कालखंड का। और कोविड कालखंड में हम लोगों ने इस बात को देखा था, हम लोगों ने उस समय एएनएम आशा वर्कर का बेहतर उपयोग किया था। हम लोग इस बात को मानते थे, यूपी जैसे राज्य में लोग चिंतित थे कैसे कोविड को नियंत्रित करेंगे। हम लोगों ने कहा हम करेंगे। हम लोगों ने सभी हेल्थ वर्कर्स से कहा था, जो फील्ड लेवल के हेल्थ वर्कर्स थे उनसे हमने कहा भाई आपको जो सुविधा चाहिए आप सरकार से बोलिए, सरकार आपको सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे। कोर्ट ने उन्हें बाद में, माननीय न्यायालय ने उन्हें बाद में सुरक्षा का कवर दिया था। हम लोगों ने पहले उन्हें सुरक्षा का कवर उपलब्ध करवा दिया था कि दुर्भाग्य से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, सरकार उनको हर प्रकार से सुरक्षा का कवच देगी। और परिणाम इतना बेहतरीन कार्य उन्होंने किया था, वे घर घर जाती थी, स्क्रीनिंग करती थी। कहीं कोई फीवर का पेशेंट है, कहीं कोई खांसी का पेशेंट है, कहीं कोई इस प्रकार का पेशेंट, उसको लाकर के तुरंत उपचार शुरू कर देते थे। उन्हें घर से अलग उनकी व्यवस्था कर देते थे, क्वारंटीन कर देते थे। परिणाम क्या था, 25 करोड़ की इस आबादी में हम लोग बेहतरीन प्रबंधन करने में सफल हुए थे। और मेरा मानना है कि ये चीजें संभव है। स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया को हम आज, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन के माध्यम से और आसान कर सकते हैं। अभी यहां पे एआई का, हेल्थ केयर का एआई कॉन्क्लेव हुआ था अभी गत सप्ताह ही, और मैं देख रहा था कि स्मार्टफोन के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया कितनी आसान हो सकती है। यह संभव है। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम लोग सामान्य पेशेंट को, जिसको केवल वायरल फीवर हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, वह क्यों किसी टर्सरी केयर के सेंटर में जाकर के वहां के अन्य लोगों के समय को किल करे। उसकी स्क्रीनिंग उसी स्तर पर हो सकती है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पर, गांव के सचिवालय पर। टेलीमेडिसिन की सुविधा और टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां पर भी दी जा सकती है। इसको और आसान बनाया जा सकता है। इस दिशा में और अच्छे कार्य आगे बढ़ाए जा सकते हैं। और जहां पर फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, बहुत बड़ा फील्ड है, न केवल यूपी के लिए बल्कि देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। आप बेहतरीन मेडिकल डिवाइस बना सकते हैं,
प्रमोट फार्मा पार्क के माध्यम से यहां पर अच्छी औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। और ये तो आप देखिए, इस बात को जानते ही हैं कि जब क्राइसिस होती है तो याद रखना, हर व्यक्ति अपनी मोनोपोली करेगा। दुनिया आपके साथ वही व्यवहार करेगी जो आप लोगों ने कोविड कालखंड में देखा है, झेला है। और जिस विपरीत परिस्थितियों का उस समय हम लोग इस बात को देखते थे, एक लंबे समय तक हम लोगों को झेलना पड़ा था। उस समय सेमीकंडक्टर के उसमें, जब उस समय उनकी डिवाइस और कंडक्टर नहीं मिल पा रहे थे, आपने देखा होगा सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद हो गई थी, एकदम बंदी की कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो जिनकी मोनोपोली थी वे लोग जबरन इसमें कर रहे थे, नहीं दे रहे थे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, सप्लाई नहीं कर रहे थे, सप्लाई चेन उन्होंने बाधित कर दी थी। हमें स्वयं भी इस दिशा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। और आज के दिन पे आवश्यक है कि अगर हम यहां पे तो करें, मेक इन इंडिया के लिए तो हम करें ही, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को तो कार्य करें ही, लेकिन साथ साथ में फॉर द वर्ल्ड के लिए भी अगर हम कुछ कर पाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा केंद्र भारत बन सकता है, उत्तर प्रदेश बन सकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में आप सबको आमंत्रित करती है कि आप उत्तर प्रदेश में आइए। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण मिलेगा, सिंगल विंडो की सुविधा आपको प्राप्त होगी यूपी के अंदर। कहीं भी आपको दूसरे टेबल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक समय सीमा के अंदर इन सभी कार्यों को उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग करके दिखाएंगे। आज के इस अवसर पर आप सभी लोग आए, एक दिन पहले आकर के मुझे भी इस आयोजन में भागीदार बनने का आपने अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार आपके इस पॉजिटिव रिस्पांस के लिए सदैव आपके साथ खड़ी होकर के इन समस्याओं का समाधान करेगी और आपके साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।